मैं आप लोगों को आश्वस्त कर दूं कि जो भी चीज़ मेरे द्वारा बताया जाएगा वो अलग होगा, वो सबसे अलग होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं भी यहाँ से कुछ सीख ही रहा हूँ और सीखने की हमेशा कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो दुनिया के साथ हमारा प्रतिस्पर्धा है उसमें हम यहाँ के छात्रों को, यहाँ के स्टूडेंट को मैं आगे निकाल सकूँ और ख़ुद भी जितना हो सके। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले संसाधन के बारे में। तो संसाधन सबसे पहले हम कहते किसे हैं, तो संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है और इसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो संसाधन कहलाती है। अगर हम थोड़ा सा इस पर डिटेल पे चले तो हम लोग जितने भी चीज़ें देख रहे हैं आजकल हमारी नज़र में है और जिसका हम उपयोग कर रहे हैं वो सभी संसाधन है। हाँ, लेकिन वो तब तक संसाधन नहीं है जब तक हम उसका उपयोग नहीं कर रहे। अगर हम उपयोग नहीं कर रहे तो मेरे लिए कोई काम का नहीं है। अगर हम उपयोग करना सीख गए या उसका उपयोग कर रहे हैं, तकनीकी लगा के हो या जैसे हो, अगर हम अपनी बुद्धि बल विवेक से अगर उसका हम उपयोग कर रहे हैं तो वो हमारे लिए संसाधन है और इसी को संसाधन कहा गया है। इसीलिए जिमरमैन ने, जो महान भूगोलविद थे, उन्होंने कहा था एक बात कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। पृथ्वी पे पहले से बहुत सारी चीज़ उपस्थित था, लेकिन मनुष्य ने अपना विकास जिस रफ्तार से किया और उसने अपनी ज्ञान का इस्तेमाल करके बहुत सारे ऐसे जो बेकार वस्तुएं थी उसको उन्होंने काम में लाया। तो ये था मनुष्य का ज्ञान, और ज्ञान के सहारा से उन्होंने पृथ्वी पे बहुत सारे जो बेकार वस्तुएं थी उसको संसाधन के रूप में परिवर्तित किया। अब आगे चलते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और संसाधन के प्रकार क्या है। तो संसाधन के बहुत प्रकार हैं। अब हम इसको विभिन्न वर्गों में बांटे हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय होते हैं। इसके बाद स्वामित्व के आधार पर हम अगर चर्चा करते हैं तो व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। विकास स्तर पर बात करें तो विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो विकास के आधार पर संसाधन संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष, ये इतने प्रकार के होते हैं। अब जो हमारा सबसे पहला है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, तो उत्पत्ति के आधार पर हमने बताया था संसाधन के दो प्रकार, एक था हमारा जैविक और एक था अजैव संसाधन। मतलब एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। तो वैसे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं जो जैव मंडल से मिलते हैं। अर्थात उदाहरण के रूप में हम लेते हैं तो मनुष्य, वनस्पति, मछलियाँ, प्राणी जात, पशुधन आदि जो हमारे संसाधन है, ये संसाधन है जैव संसाधन। क्यों? क्योंकि ये जैव मंडल से मिलते हैं। अब हम बात करते हैं अजैव संसाधन के बारे में। तो वैसे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं। उदाहरण के लिए आप मिट्टी ले सकते हैं, हवा ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, धातु, पत्थर इत्यादि, ये हमें निर्जीव पदार्थ से मिलते हैं। इसीलिए ये संसाधन जो हुए ये हमारे अजैव संसाधन हुए। तो संसाधन उत्पत्ति के आधार पर अगर जब भी हमें पूछा जाएगा तो दो प्रकार से हमें बताना है, एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। दोनों की परिभाषा आसान है। जो हमें जैव मंडल से मिलते हैं वो जैव संसाधन हो गए, जो हमें निर्जीव पदार्थ से मिलते हैं उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। अब समाप्यता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम भौतिक विधि द्वारा या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा या यांत्रिक, मतलब जैसे भी करके उन्हें हम पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। वो संसाधन हमारा नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, जीव जंतु आदि जितने भी संसाधन है इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, पुनः प्राप्त करते हैं, ख़त्म होता ही नहीं है। जैसे सौर ऊर्जा की बात करो तो सौर ऊर्जा का भी ख़त्म रोज़ करो जो वो हमें आ रहा है। हाँ, तो ये ख़त्म होने वाला है नहीं। जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उस दिन पृथ्वी बचेगा नहीं, फिर संसाधन पढ़ने की आवश्यकता होगी नहीं। अब हम चलते हैं अनवीकरणीय संसाधन पे। तो कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें हम किसी भी तरीके से नवीकृत नहीं कर सकते, मतलब पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे जीवाश्म ईंधन, धातु आदि। इन संसाधनों के, और एक बात मैं बता दूं कि धातु के बारे में कि
धातु धातु एक ऐसा संसाधन है जिसका हम क्या कर दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं या फिर उसे उसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। लेकिन जीवाश्म ईंधन है, इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इनका नवीकरणीय करना संभव नहीं है। इनमें कुछ संसाधन जैसे मैं बताया धातु के बारे में कि पुनः चक्रण किया जा सकता है, जैसे धातु, और कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जिन्हें पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, जैसे जीवाश्म ईंधन। तो एक हुआ चक्रण करने वाला कि उसे हम दूसरे रूप में मतलब परिवर्तित कर देते हैं, जैसे जंग लग जाने के बाद लोहा को फिर से परिवर्तित कर लिया जाता है, कुछ इसका नुकसान होता है लेकिन फिर रिकवर भी हो जाता है। तो ये हुआ, लेकिन ख़त्म हो जाने के बाद ये फिर से हमारे पास आने में बहुत समय लगता है, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे पृथ्वी के गर्भ से निकलते हैं और ये इसको बनने में बहुत समय लगा है, लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं, तब जाकर जीवाश्म ईंधन बना है। अब हम आगे चलते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर जो हमने बांटा था वो था, पहला हमारा व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो सबसे पहले व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन जिस संसाधन का स्वामी कोई निजी व्यक्ति हो, या जिस संसाधन का स्वामित्व कोई निजी व्यक्ति, जिस संसाधन का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास हो, उस संसाधन को हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे किसान की ज़मीन, घर आदि, ये संसाधन, इसका मालिक खुद कोई निजी व्यक्ति होता है, इसलिए ये निजी संसाधन हुआ। बिल्कुल आसान है, आप लोग बस सुनते जाइए और पीडीएफ पढ़िए, बिल्कुल ही आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद है कि सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन जिस पे अधिकार या जिस पे हक एक समुदाय का होता है। उदाहरण के लिए चारागाह पे कोई एक आदमी तो कोई चराने के लिए जाएगा नहीं, पशु चराने के लिए एक आदमी जाएगा नहीं। वो कोई चारागाह है तो उस पर सभी लोगों का अधिकार होता है, सब लोग जाते हैं, मतलब एक समुदाय होता है जो वहाँ पे जाता है। तालाब हो गया, पार्क हो गया, शमशान हो गया, कब्रिस्तान हो गया, ये जो संसाधन है, ये संसाधन हमारे हैं सामुदायिक संसाधन। क्योंकि इस पे जो अधिकार है वो पूरे समुदाय का होता है, जो वहाँ पे उपस्थित होते हैं, जो उसके इर्द गिर्द होते हैं, वो सारे समुदाय के लोग वहाँ पे जाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो ये इसीलिए ऐसे संसाधन जिसका उपयोग या जिसका स्वामी समुदाय होता है, समुदाय करता है, उस संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अब आ गया राष्ट्रीय संसाधन। तो वैसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है जिसका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है। उदाहरण के लिए सरकारी जमीन, सड़क, नहर, रेल आदि, इसका स्वामी सरकार है, इसीलिए ये संसाधन जो हुआ राष्ट्रीय संसाधन हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो वैसे संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को प्राप्त है, या इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा चलते हैं। जैसे समुद्र के तट रेखा से 200 किलोमीटर तक समुद्री क्षेत्र पर उस देश का नियंत्रण होता है। मतलब मान लीजिए कि भारत के जो तट है, समुद्री तट है, वहाँ से 200 किलोमीटर तक भारत का अधिकार है, भारत का वो हिस्सा है, भारत का उस पर अधिकार है। लेकिन उसके बाद जो बच जाता है उस पे जो अधिकार है, उसका जो स्वामी है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। इसीलिए ऐसे संसाधन को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जिस पे अधिकार, जिसका स्वामी अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो, उसे हम। अब विकास के आधार पर संसाधन की बात करते हैं। तो विकास के आधार पर संसाधन संभावित संसाधन, विकसित संसाधन और भंडार और संचित कोष, ये चार हैं। तो सबसे पहले संभावित संसाधन। तो किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन है जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है, इन्हें संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जो गुजरात और राजस्थान में जो सौर ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है, उसका उपयोग अभी नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे हवाएं चलती है। उसके बाद वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, सूरज का रोशनी बहुत ज़्यादा होता है, रेगिस्तान है। तो वहाँ पे जो सौर ऊर्जा है, वहाँ पे जो पवन ऊर्जा है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन ये संभावना है कि आगे चल करके इसका उपयोग होगा, इसलिए ये संभावित संसाधन हो गया। विकसित संसाधन। वैसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है। मतलब जिससे हमने जांच परख कर लिया कि अब ये
संसाधन बेहतर है, इसकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो गया कि बहुत बेस्ट संसाधन है, वैसे संसाधन को हम विकसित संसाधन कहते हैं। अब भंडार क्या है? तो कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो उपलब्ध तो हैं, लेकिन उनका सही इस्तेमाल हम अभी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी नहीं है, और ऐसे संसाधन का उपयोग करना, भंडारण करना थोड़ा महंगा आता है। तो ऐसे संसाधन को हम लोग भंडार कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन ईंधन, हमारे पास हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल के लिए उचित टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन ये है प्रचुर मात्रा में, जल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन होता है। तो ये हो गया भंडार। उसके बाद संचित कोष, तो यह भंडार का हिस्सा होता है, और इसके लिए उपयोगी के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है, लेकिन उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं होने के कारण वो अभी वैसे ही हैं, मतलब संचित है, धरा है। जैसे नदी के जल से पनबिजली परियोजना द्वारा बिजली निकाली जा सकती है, लेकिन वर्तमान में इसका इस्तेमाल सीमित पैमाने पर ही होता है। नदी में पानी तो बहुत है, सिंचित है, जमा है, रोज नदी से पानी जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, कहीं और जा रहा है, लेकिन इससे हम बहुत सारे चीज़ उपयोग सिंचाई में कर सकते हैं। सिंचाई में भी हर जगह उपयोग नहीं होता है। तो ऐसे संसाधन को हम संचित कोष कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे का जो हमारा टॉपिक होगा संसाधन का अंधाधुंध इस्तेमाल। तो हम इस पे अगला वीडियो आपको बहुत जस्ट देंगे। तब तक के लिए आप इतना सब्सक्राइब कर लीजिए।